नमस्कार दोस्तों, रिद्धि आईएएस यूट्यूब चैनल्स पे आप लोगों का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और जैसा कि पहले ही मैंने अनाउंस किया था कि हम लोग करंट अफेयर्स और साथ में सब्जेक्ट के सेशन दोनों को पैरेलली लेकर के चलेंगे। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ, वो टॉपिक है जनगणना। किसी भी एग्जाम्स में, चाहे वनडे से लेकर के पीसीएस लेवल तक के जितने भी एग्जाम है, यूपीएससी लेवल के एग्जाम्स हैं, जनगणना जो है काफी हॉट और फेवरेट टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए। इसमें से 1 या 2 नंबर के किसी न किसी एग्जाम्स में पूछने की मैक्सिमम संभावना बनी रहती है। ठीक है? अब जनगणना जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है। अब जनगणना का यदि हम एंशिएंट टाइम से जिक्र करें कि हमारे भारतीय समाज में या हमारे भारतीय परिप्रेक्ष्य में जनगणना का सबसे पहला जिक्र कहाँ पे है, ठीक है ना? पहले हमें इसे इतिहास को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले एंशिएंट टाइम में ऋग्वेदास जो है उसमें जनगणना का उल्लेख हमें मिलता है। 800 से 600 बीसी के करीब में ऋग्वेदा में इस बात का जिक्र है कि वहाँ पे जो समुदाय विशेष के लोग थे या जो लोग थे, वो वहाँ पे काउंटिंग किया करते थे अलग-अलग चीज़ों की, इस बात का उल्लेख ऋग्वेद में हमें मिलता है। सेकंड, यदि हम लोग दूसरी बुक की यदि बात करें एंशिएंट टाइम्स में, अर्थशास्त्र राजनीति के ऊपर लिखी हुई काफी महत्वपूर्ण पुस्तक में से एक है, जिनके राइटर जो चाणक्य है, उन्होंने अपनी पुस्तक में इस बात का जिक्र किया है कि राजाओं को समय-समय पर टैक्स की दरों को निर्धारित करने से पहले और टैक्स के दरों को निर्धारित करने के लिए अलग-अलग टाइप के मतलब गणना जो है अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में, अपने शासनागत क्षेत्रों में करना चाहिए। ठीक है? ये एंशिएंट टाइप की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, थर्ड आते हैं मेडिएवल पीरियड में। आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, जो कोर्ट हिस्टोरियंस था अकबर का, और अकबर के नवरत्नों में से एक रहा है। उसने आईने अकबरी में इस बात का जिक्र किया है कि उस जमाने में अकबर ने प्रॉपर्टी के, उसके बाद इंडस्ट्रीज के, या फिर जो लोगों की समूह विशेष की संख्याओं का जो है वहाँ पे गणना एक बार आईने अकबरी में उन्होंने करवाया। अब हम लोग आते हैं मॉडर्न पीरियड में। तो मॉडर्न पीरियड में जो है अंग्रेजों का शासन था, और 1800 के आसपास में जो है अंग्रेजों ने अपने यहाँ भी जनगणना करवाई है। और उसके बाद भारत के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग समय विशेष पे उन्होंने जनगणना करवाई। और फर्स्ट नॉन सिंक्रोनस जो जनगणना है, जिसको एक्सपेरिमेंटल जनगणना भी बोलते हैं, हिंदी में प्रायोगिक जनगणना भी बोलते हैं, ये जनगणना सबसे पहले बंगाल में किया गया और 1872 में किया गया, और लॉर्ड मेयो उस टाइम में गवर्नर जनरल थे। ठीक है? तो अब हम लोग जो है आधुनिक समय की जो जनगणना का है, बस उसका हम लोग जिक्र करेंगे। और प्राचीन समय में हमने एक आपका उसका हिंट दे दिया कि कहाँ-कहाँ पे जनगणना का पहला जिक्र है। ठीक है? तो अब हम पहले जनगणना की यदि बात करें, तो सबसे पहले जो जिक्र हमें जनगणना का आधुनिक समय में मिलता है, वो है बनारस। ठीक है? 1824 में। और फिर दूसरा एक शहर है इलाहाबाद। इलाहाबाद। ठीक है? सॉरी, बनारस में 1827 में, और इलाहाबाद में 1827 में बनारस में, और इलाहाबाद में 1824 में। और जो उस समय के जो वहाँ के कमिश्नर थे, उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों, ये वही जेम्स प्रिंसेप है जिसने अशोक के इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने में पहली सफलता उसे मिली थी। 1836 के नियर अबाउट जो है इसने पढ़ा था। ये उस समय में वहाँ के कमिश्नर हुआ करते थे। और सबसे पहले जनगणना उन्होंने ओवरऑल एक जनगणना जो है बनारस और इलाहाबाद में किया। ठीक है? अब हम नेक्स्ट जनगणना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट जनगणना जो है 1830 में, 1830 में ढाका में हुआ। ठीक है? जो मॉडर्न आज के डेट में ढाका है, और ये इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था 1947 तक। तो ये ढाका पहली सिटी है, पहला कंप्लीट आप सेंसस कर सकते हैं कि पहला शहर, पहला नगर जिसकी की जनगणना जो है अंग्रेजों ने करवाई। ये हो गया 1830 की बात। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 1836 और 1837 में मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज के द्वारा जो है, सेंट फोर्ट जॉर्ज के द्वारा जो है जनगणना करवाई गई। और ये कहाँ पे करवाया गया? मद्रास में। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि दो फोर्ट थे अंग्रेजों के पास में। एक तो था फोर्ट विलियम्स, जो
इनका कैपिटल हुआ करता था या हेड ऑफिस था या आप इसको कैपिटल, जहाँ इनके गवर्नर जनरल बैठते थे। और सेंट फोर्ट जॉर्ज, ये 2 किले इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं। और एक चीज़ गौर करने वाली बात ये है, अंग्रेज़ों ने जो भारत में किलों का निर्माण प्रारंभ करवाया, उसमें से सेंट फोर्ट जॉर्ज पहला किला है, जिसका कि निर्माण इन्होंने करवाया था। वो कहाँ पे करवाया था? मद्रास, क्योंकि मद्रास ही पहले पूरा मतलब शुरुआती दौर में या प्रारंभिक समय में मद्रास ही इनका हेड ऑफिस हुआ करता था। तो यही सेंट फोर्ट जॉर्ज है, जिसने कि मद्रास का क्या किया? सेंसस करवाया था। ठीक है? अब हम उसके आगे यदि चलें, तो आगे हम लोग आ जाते हैं 1849 में, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर्ड किया। ठीक है? ऑर्डर्ड किया फॉर 5 ईयर पॉपुलेशन सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस सेंसस इन हिज टेरिटरी, इन हिज एरिया भी आप लिख सकते हैं। कि 5 साल के रिपीटेशंस पे उन्होंने लोकल गवर्नमेंट को कहा कि आप अपने यहाँ पे जनगणना कीजिए या करवाइए, इसकी शुरुआत कीजिए। और इसके बाद जो आता है वो एक महत्वपूर्ण डेट है 1872 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। लॉर्ड मेयो गवर्नर जनरल हुआ करते थे इस टाइम में। ठीक है? और यही लॉर्ड मेयो है एकमात्र गवर्नर जनरल है जिसकी हत्या हिंदुस्तान के अंदर हुई थी। अंडमान निकोबार में जो एक एकूत था, उसने उनकी हत्या की थी। और लॉर्ड मेयो ने पहला जनगणना कहाँ पे करवाया? बंगाल में। ठीक है? इसको एक्सपेरिमेंटल जनगणना भी कहा जाता है, प्रायोगिक जनगणना। पहला नॉन सिंक्रोनस, नॉन सिंक्रोनस जनगणना भी कहा जाता है, नॉन सिंक्रोनस सेंसस ऑफ बंगाल। ठीक है? और एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन सेंसस भी कहा जाता है, पॉपुलेशन सेंसस ही कहा जाता है। ये हो गया 1872 का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि पहली जनगणना भारत में कब हुई, किस ईस्वी में हुई थी, गवर्नर जनरल कौन था, कहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, एक डेट आता है 1881 का। और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड रिपन। और इसने पहली बार हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से में जो है जनगणना करवाई। और इसको इंडिया का पहला जनगणना कहा जाता है। तो इंडिया का क्या है? फर्स्ट सिंक्रोनस, सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की पहली जनगणना इसको कहा जाती है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से करवाया गया था, भारत के बहुत बड़े हिस्से में करवाया गया था। ठीक है ना? और कश्मीर और जो आपका बर्मा वाला पार्ट था, पंजाब, राजपूताना, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो ये संपूर्ण भारत को ये कवर करता था। इसीलिए भारत की पहली जनगणना इसको कही जाती है। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, 1881 से लेकर के 2011 तक कंसिक्यूटिवली आफ्टर 10 इयर्स जो है, आफ्टर 10 इयर्स जनगणना भारत में होता चला आ रहा है। ये एक ट्रेडिशन बना रहा है। ठीक है? उसके बाद यदि हम यहाँ से काउंट करते हैं तो ये 15 जनगणना होती है। यदि हम 1872 से काउंट करेंगे तो ये 16वां जनगणना होगा। ठीक है ना? तो ये जनगणना जो है प्रत्येक 10 साल पे चला आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अब ये तो हो गया इस डाटा की, फिर उसके बाद और हम लोग डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे। पहला चीज है कि पॉपुलेशन सेंसस जो होता है, पॉपुलेशन सेंसस जो करवाती है, तो कौन सा डिपार्टमेंट करवाता है? पहला होम मिनिस्ट्री करवाता है। कौन करवाता है? होम मिनिस्ट्री करवाता है। उसके बाद किस कानून के तहत ये होती है? तो 1948 का पॉपुलेशन एक्ट एक कानून है, जिसको पास करवाया गया था 1948 में। उसके उस कानून के तहत या उस नियम के तहत ही जनगणना 10 साल के बाद करवाई जाती रही है। अच्छा, एक चीज ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस समय ये पॉपुलेशन एक्ट पास हुआ था, उस समय हमारे जो होम मिनिस्टर थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है? अब देखिए, अब यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 में
जो पॉपुलेशन पेश किया है, उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, और इन्होंने ही भारत की जो है 2011 की जनगणना जो है पेश की है, सी चंद्रमौली। और जो होम मिनिस्टर थे वो थे पी चिदम्बरम। ठीक है, ये 2011 की जनगणना की बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद एक चीज ये है कि जो जनगणना जो हुआ अंग्रेजों के टाइम में, वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग पॉपुलेशन कमिश्नर थे। जैसे W.C. प्लॉडेन है, वो पहले जनगणना आयुक्त कहे जाते हैं। ठीक है ना। जब 1881 में जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ था, उस समय जो हमारा जनगणना आयुक्त कौन था? W.C. प्लॉडेन। W.C. प्लॉडेन। और ये कौन थे? he was the first population he was the first population census commissioner and registrar general of India। registrar जनरल ऑफ इंडिया। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जब पहली जनगणना हुई थी 1881 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय जनगणना आयुक्त कौन थे? W.C. प्लॉडेन। और 2011 में जब जनगणना पेश किया गया है, उस समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो उस समय जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली, जिन्होंने इसको पेश किया है। ठीक है, अब यदि वर्तमान की हम लोग बात करें, तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार मृत्युंजय कुमार नारायण। अभी वर्तमान में पॉपुलेशन कमिश्नर है, या जो पॉपुलेशन सेंसस कमिश्नर है। और ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि 2011 में पी चिदम्बरम ने जो है जनगणना इस देश के सामने पेश की, और उस समय पॉपुलेशन कमिश्नर कौन थे? वो थे हमारे सी चंद्रमौली। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो और एक चीज ध्यान देने वाली बात है, एक पॉइंट यहाँ पे छूट रहा है कि हेनरी वॉल्टर जो 1872 में पॉपुलेशन सेंसस कमिश्नर थे, 1872 का जो टाइम है, उस समय पॉपुलेशन कमिश्नर थे। और इसीलिए इनको क्या है, हेनरी वॉल्टर को द फादर ऑफ द फादर ऑफ पॉपुलेशन पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये मोटा मोटी जो पॉइंट्स थे, जो अभी तक का जो जनगणना के बारे में जानना था, वो हमने आपको बता दिया। एक बार और रिव्यू कर देता हूं मैं इसको, कि पहली बार जनगणना जो 1872 में प्रायोगिक जनगणना जो है बंगाल में करवाई गई। 1881 की यदि हम बात करते हैं, तो वो क्या है कि इंडिया के एक बहुत बड़े हिस्से में करवाया गया। ठीक है, और यदि उसके आगे की यदि हम लोग बात करें, तो वो 1881 के बाद 1891 में और चला आ रहा है ये। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग आते हैं कि पॉपुलेशंस के विभिन्न डाटाओं पे कि क्या क्या डाटा है, उसकी हम का जिक्र करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आजादी के बाद 1951 में पहली जो जनगणना हुई थी, उस समय हमारी पॉपुलेशन थी 36 करोड़। ठीक है, जीवन प्रत्याशा दैट मीन्स कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी उस समय, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो थी 32 ईयर्स। ठीक है, और ये पॉपुलेशन था हमारा 36 करोड़। पॉपुलेशन जो था वो क्या था? 36 करोड़, जो 2011 के अकॉर्डिंग टू 121.16 करोड़ हो गया। 2011 की बात हो रही है यहाँ पे। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी की यदि हम लोग बात करें, तो आज के डेट में हमारा क्या है? 75 ईयर्स है। यदि इस समय की बात करें, तो जो हमारा आजादी के समय यदि हम लोग बात करें लिटरेसी रेट की, तो इंडिया का जो लिटरेसी रेट था, वो था उस समय 18%। और आज के डेट में जो हमारा लिटरेसी रेट है वो कितना है? 75%। ठीक है ना। और ये सब तमाम हम लोग कंपैरिजंस करके देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि एरिया के अकॉर्डिंग टू और पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग टू हमारे पास में क्या डाटा है। तो यदि एरिया की यदि हम लोग बात करें, तो एरिया के अकॉर्डिंग टू जो स्टेट है टॉप स्टेट है, वो कौन है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान।
यदि बॉटम की बात करें या लिस्ट की बात करें कि बॉटम में कौन सा स्टेट है, तो वो है आपका गोवा। ठीक है। अब यदि हम यूटीज की बात करें, यूनियन टेरिटरीज की यदि बात करें, तो यूनियन टेरिटरीज में कौन होगा? यूनियन टेरिटरीज की यदि बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जो सबसे ज्यादा मतलब जो एरिया वाला जो हमारा यूटी है वो है लद्दाख। ठीक है। और बॉटम की यदि बात करें कि सबसे कम एरिया वाला यूटीज कौन है, तो वो हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। कौन हो जाएगा? लक्षद्वीप। ये एरिया की बात हो गई। अब हम लोग यदि पॉपुलेशंस की बात करें, तो पॉपुलेशंस में सबसे ज्यादा पॉपुलेशंस है यूपी की, फिर सेकंड स्टेट पे है महाराष्ट्र का, सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट सॉरी सेकंड पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ इंडिया है महाराष्ट्र। ठीक है। थर्ड की बात करें तो बिहार, और फोर्थ की यदि हम बात करें तो वेस्ट बंगाल। ये हमारा क्या हो गया? टॉप की बात हो रही है। ठीक है। अब यदि हम लोग बॉटम की बात करें, सबसे लिस्ट स्टेट की बात करें, लिस्ट पॉपुलेशंस की यदि हम लोग बात करें, तो वो किसका होगा? इसमें है आपका टॉप पे है सिक्किम, मतलब सबसे लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट की यदि हम लोग बात करें तो हो जाएगा सिक्किम। फिर सेकंड नंबर पे है मिजोरम, सबसे कम पॉपुलेशन में। और जो थर्ड है वो है अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश प्रदेश। और फोर्थ की यदि हम लोग बात करें तो फोर्थ पे हमारा क्या है? गोवा। ये आपका टॉप मोस्ट पॉपुलेशन की बात हो रही है। यूपी, महाराष्ट्र, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, ये चार सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य है भारत में। और सबसे कम जनसंख्या वालों की यदि हम बात करें तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ठीक है ना। ये हमारा सबसे कम जनसंख्या वाला है। यहाँ पे 0.05% पॉपुलेशन इंडिया की बिलोंग करती है। यहाँ पे 0.09% इंडिया की बिलोंग करती है। यहाँ पे 0.01% ओनली जो है पॉपुलेशन इंडिया की है। और गोवा में 0.12% पॉपुलेशन जो है ये है। तो ये पॉपुलेशन की बात की, हमने एरिया की बात कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। ठीक है। अब डेंसिटी की यदि बात करेंगे हम लोग, तो डेंसिटी की बात करेंगे तो डेंसिटी में सबसे ज्यादा जो डेंसिटी वाला जो आज के डेट में स्टेट है वो है बिहार। यूटीज की यदि हम लोग बात करेंगे तो उसमें है आपका दिल्ली। ठीक है ना। यूटीज की यदि हम लोग बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? दिल्ली। तो पहले हम लोग डेंसिटी की बात कर लेते हैं। टॉप मोस्ट स्टेट है बिहार, फिर उसके बाद है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। थर्ड पे है आपका केरल, और फोर्थ पे आपका है केरला, और फोर्थ पे है आपका यूपी। यहाँ पे 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर्स में। और ये डाटा 2011 की जनगणना का है। हो सकता है कि अब यदि नेक्स्ट जनगणना 2021 में होनी थी, जिसे जिसे स्थगित कर दिया गया और जिसे अभी तक नहीं करवाया जा सका है किसी भी कारणवश, तो यदि अभी जनगणना का कोई डाटा आता है, हो सकता है कि ये डाटा बढ़े भी और घटे भी, दोनों ही संभावनाएं हैं इस केस में। ठीक है। यहाँ पे 1028 पीपल्स लोग रहते हैं। केरला की यदि हम बात करें तो 860 लोग यहाँ पे हैं। और यहाँ पे यदि हम लोग बात करें 829 पीपल जो है यूपी में रहते हैं। अब हम लोग लिस्ट कम जनगणना की यदि हम लोग बात करें, तो ये तो टॉप का हो गया स्टेट। अब हम लोग यदि बॉटम की बात करें, तो बॉटम में सबसे कम डेंसिटी जो है आपका वो अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हैं? 17 है। सेकंड जो आपका स्टेट है वो है आपका मिजोरम, मिजोरम। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 52 लोग, 52 लोग जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। थर्ड स्टेट है आपका सिक्किम, सिक्किम। और यहाँ 86 लोग सिर्फ और सिर्फ रहते हैं 1 किलोमीटर में। और जो सबसे लास्ट जो चौथा है आपका वो है मणिपुर। ठीक है। और मणिपुर में सिर्फ और सिर्फ 115 लोग जो है 1 किलोमीटर में रहते हैं। ये हमारा डेंसिटी हो गया। सबसे टॉप मोस्ट क्या हो गया? बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, फिर केरला, और फिर यूपी। ठीक है ना। और लिस्ट की यदि हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और फिर मणिपुर।
अब आगे हम लोग करते हैं दशकीय वृद्धि दर जो है किस राज्य में सर्वाधिक रहा है। दशकीय, अच्छा सॉरी, एक चीज मैं और बता दूं कि इंडिया का यदि डेंसिटी हमसे पूछा जाए कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी ओवरऑल कितना है, इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी यदि हमसे पूछा जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी, तो वो है 382 पीपल्स पीपल्स पर किलोमीटर, है ना। ये ओवरऑल इंडिया का है डाटा। अब हम लोग बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर का। दैट मीन्स कि जो आपका 10 इयर्स में किस राज्य ने सर्वाधिक वृद्धि दर जो है, सर्वाधिक पॉपुलेशन में ग्रोथ हमें दिखा है, उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो सर्वाधिक ग्रोथ जो है टॉप में यदि हम लोग बात करें, यदि ऊपर से हम लोग यदि बात करें टॉप में, तो सबसे सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर जो है वो मेघालय में दिखा है, या 2011 की जो जनगणना कह रहा है। और मेघालय के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा जो राज्य है वो है बिहार, जहाँ सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। और चौथा जो स्टेट है वो है मिजोरम, है ना। ये आपके हाईएस्ट दशकीय वृद्धि दर वाले राज्य है। मेघालय की यदि हम लोग बात करें तो 27.9% के दर से जो है इसकी वृद्धि दर्ज की गई है 10 सालों में। और यदि न्यूनतम की हम लोग यदि बात करें तो न्यूनतम में हो जाएगा नागालैंड। न्यूनतम में कौन होगा? नागालैंड। न्यूनतम की यदि हम लोग बात करें तो नागालैंड, फिर उसके बाद मिजोरम। ठीक है। इसमें अच्छा एक चीज और भी ध्यान देने वाली बात है कि एकमात्र स्टेट है नागालैंड जहां निगेटिव दशकीय वृद्धि दर दर्ज की गई है। दैट मीन्स कि उनका पॉपुलेशन ग्रोथ जो है निगेटिव में गया है। एकमात्र स्टेट है नागालैंड, इसको भी ध्यान देने वाली बात है। और उस नागालैंड के बाद सॉरी यहाँ पे केरल आएगा। यहाँ पे नागालैंड के बाद आपका है केरला, केरल। और केरल के बाद जो है आपका गोवा और आंध्र प्रदेश, गोवा एंड आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दैट मीन्स कि ये 10 सालों में, दैट मीन्स कि 2001 से 2011 तक, इन 10 सालों में जो आपका ग्रोथ रेट है वो कम से कम रहा है इन राज्यों का। और ये जो राज्य है आपके सामने, मेघालय है, अरुणाचल है, बिहार है और मिजोरम है, ये टॉप मोस्ट ग्रोथ रेट वाले जो स्टेट है 10 सालों में। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब बात करते हैं लिंग अनुपात की, सेक्स रेशियो की हम लोग बात करते हैं। सेक्स रेशियो या लिंग अनुपात, लिंगानुपात। ठीक है। तो लिंग अनुपात जो सर्वाधिक सबसे बेहतर रिकॉर्ड है जिस राज्य का, वो है आपका केरल। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात जो है केरल में है। और ये कितना है? 1084। कितना है? 1084। दैट मीन्स क्या है? यदि 1000 से आप कंपेरिजन करते हैं तो 1000 अपॉन में 1084, दैट मीन्स कि 84 यहाँ पे सरप्लस में है। नंबर ऑफ फीमेल जो है, मेल और फीमेल का जो कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए आपका मेल है, तो मेन अपॉन फीमेल यदि हम लोग कंपेयर करेंगे तो 84 जो फीमेल है वो सरप्लस में है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपका केरला का टॉप मोस्ट है। उसके बाद है आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु। तीसरा जो आपका है वो है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और चौथा जो राज्य है आपका वो है मणिपुर। ये लिंग अनुपात के सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। और यहाँ पे पुरुषों के अपेक्षा जो है महिलाओं की जो संख्या है या जो उसका जो रेशियो अनुपात है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। अच्छा, अब यदि हम लोग बॉटम की यदि हम लोग बात करें, यदि बॉटम की यदि बात करें तो सबसे कम की यदि हम लोग बात करें तो इसमें टॉप मोस्ट है हरियाणा। इसके बाद है आपका सिक्किम,
और इसके बाद है आपका पंजाब, ठीक है ना। और पंजाब के बाद चौथा जो राज्य है जहाँ सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो है उत्तर प्रदेश। ये लिंग अनुपात की बात हो गई। अब यदि मान लीजिए आप ओवरऑल इंडिया की यदि बात कीजिए, ठीक है, कि इंडिया का सेक्स रेशियो कितना है, ओवरऑल यदि भारत की बात करें कि भारत का सेक्स रेशियो कितना है, तो वो है 946। अच्छा, इन 1947 इस सेक्स रेशियो की यदि हम लोग बात करें तो उस समय में था 9433, सॉरी 943, ये सेक्स रेशियो है आजादी के समय का। और ये सेक्स रेशियो जो है अभी वर्तमान का है 946, जो रेशियो है वो इंडिया का है अभी रिसेंटली, जो 2011 की जनगणना हमें बताता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं साक्षरता दर की बात करें या लिटरेसी रेट की बात करें। साक्षरता दर की बात करें तो लिटरेसी रेट हमने बताया कि हमारा जो 1947 के आसपास हमारी साक्षरता दर कितनी थी, 18%, जो आज के डेट में वर्तमान में 75% हो गया 2011 के अकॉर्डिंग टू। अब यदि स्टेट वाइज यदि हम लोग बात करेंगे तो टॉप के जो स्टेट है जो मोस्ट लिटरेट है या मोस्ट मतलब क्या कहेंगे आप, लिटरेसी रेट जहाँ सबसे बेहतर है या जिसका परफॉर्मेंस लिटरेसी में बहुत बेहतर रहा है, वो 4 राज्य हैं आपके, केरल, केरल, मिजोरम, मिजोरम, गोवा एंड त्रिपुरा, ठीक है, ये राज्य है। अच्छा, गौर करने वाली बात यहाँ पे ये है कि केरला भी एक कम्युनिस्ट स्टेट रहा है और त्रिपुरा भी 2011 के आसपास में कम्युनिस्ट स्टेट रहा है। इन दोनों ही स्टेट में लिटरेसी रेट जो है बेहतर है। और बंगाल में कम्युनिज्म का गढ़ रहा है और काफी दिनों तक जो है बंगाल में कम्युनिस्ट की अच्छी पकड़ रही है वहाँ के पॉलिटिक्स में, वहाँ भी लिटरेसी रेट काफी बेहतर रहा है, ठीक है ना। तो ये 4 हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट। और यदि लिस्ट की हम लोग यदि बात कर ले, कम की, बॉटम की यदि हम लोग बात करें तो नीचे से सबसे कम जो लिटरेसी रेट है वो है आपका बिहार का। फिर उसके बाद बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये जो है आपका बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो 61 के 0.80% के आसपास में है अकॉर्डिंग टू 2011 जनगणना। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 65% के आसपास में इसकी साक्षरता दर है अकॉर्डिंग टू 2011 के पॉपुलेशन सेंसस के अकॉर्डिंग टू। तीसरा जो स्टेट है वो है राजस्थान और चौथा जो स्टेट है वो है झारखंड। झारखंड ये है अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट, जो हमें बताता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग टू इस राज्य का साक्षरता में क्या आपका परफॉर्मेंस रहा है, ठीक है। अब हम लोग यदि बात करें कि सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन यदि बात करें, अच्छा वर्ल्ड वाइड यदि हम लोग बात करें तो यदि डेंसिटी की बात करें वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट डेंसिटी है सिंगापुर की, सिंगापुर की। और सबसे लीस्ट डेंसिटी की यदि हम लोग बात करें ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है ना। लिटरेसी रेट में यदि हाईएस्ट की बात करें तो उसमें चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, ये तमाम कंट्रीज जो है वहाँ पे लिटरेसी रेट काफी ज्यादा पाए जाते हैं। और लिस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो वो अफगानिस्तान है जहाँ सबसे कम साक्षरता दर पाया जाता है और वो नियर अबाउट कितना है, 4 से 6% के आसपास में साक्षरता दर है अफगानिस्तान में, ठीक है। अब यदि डेंसिटी की हम लोग बात करें, डेंसिटी की हमने बता दिया, साक्षरता दर बता दिया, और लाइफ एक्सपेक्टेंसीज की यदि हम बात करें तो उसमें जापान, सिंगापुर, ये सब जो कंट्रीज है वहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सर्वाधिक होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स की, बात कर लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर यदि हम लोग शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें तो सबसे ज्यादा संख्या जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है शेड्यूल ट्राइब्स का संख्या में। और परसेंटेज वाइज यदि हम लोग यदि बात करें तो परसेंटेज वाइज ये सब सर्वाधिक कहाँ पे हो जाएगा, केंद्र शासित यदि प्रदेश की बात करें संख्या वाइज तो दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो है वहां पे एसटी की जो पॉपुलेशन है वो सर्वाधिक है, सॉरी, ठीक है। परसेंटेज यदि वाइज यदि हम लोग बात करें तो मिजोरम में हाईएस्ट परसेंटेज में आपका एसटी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें नागालैंड, ठीक है ना। और ये गौर करने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या जो है
ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, चूँकि वहाँ पे छोटे-छोटे ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिसको मिला करके एक छोटा-छोटा स्टेट जो है बना है, ठीक है? और उसके बाद जो तीसरा राज्य है देखिए मेघालय, मेघालय और चौथा जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश। ये एसटी की परसेंटेज वाइज़ पॉपुलेशंस की बात हो रही है कि टॉप से लेकर के बॉटम तक कौन है, टॉप मोस्ट स्टेट मिज़ोरम है, सेकंड जो लार्जेस्ट परसेंटेज जो एसटी की पाई जाती है किसी पर्टिकुलर स्टेट में, वो नागालैंड है और थर्ड जो है मेघालय है और फोर्थ जो है अरुणाचल है, ठीक है? अब हम लोग यदि बात कर लें शेड्यूल कास्ट की, तो शेड्यूल कास्ट का जो हाईएस्ट नंबर है, वो यूपी में पाया जाता है, ठीक है ना? शेड्यूल कास्ट की जो हाईएस्ट नंबर है, वो कहाँ पे पाई जाएगी? वो यूपी में पाई जाती है और शेड्यूल कास्ट का जो न्यूनतम दैट मीन्स कि लीस्ट की यदि हम बात करें, तो मिज़ोरम में पाई जाती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कास्ट सिस्टम जैसी कोई बात है नहीं और कास्ट वहाँ पे ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पे चूँकि ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पे क्रिश्चियन जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा है मिज़ोरम में, तो इसीलिए शेड्यूल कास्ट की ऑब्वियसली पॉपुलेशन यहाँ पे कम होगी, ठीक है? ये शेड्यूल कास्ट की बात हो गई। अब हम लोग यदि कम्युनिटीज़ वाइज़ बात करें, तो इंडिया की यदि हम लोग बात करते हैं, सबसे लार्जेस्ट जो यहाँ पे रिलीजियस कम्युनिटी है, वो हिंदू है। सबसे लीस्ट जो रिलीजियस अकॉर्डिंग टू नंबर यदि है और परसेंटेज में, वो है पारसी, ठीक है? उसके बाद यदि हाईएस्ट लिटरेसी रेट किसी रिलीजियस कम्युनिटी में यदि पाई जाती है, तो वो कौन है? जैन कम्युनिटी है या चाइनीज लोग जो है, ये इकोनॉमिकली भी काफ़ी सक्सेसफुल है और अकॉर्डिंग टू लिटरेसी रेट भी इन लोगों का क्या है कि लिटरेसी भी इनमें काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है? और ये सब हमने सारा चीज़ हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है, ठीक है? और हम लोग आगे हम लोग क्या है कि एक जो सब्जेक्ट का टॉपिक है वो भी देखेंगे। अब ये पॉपुलेशन से लेकर के जो डिफरेंट डाटाज़ हैं, वो मैंने आपके सामने पेश किया है और जो भी होता है कमेंट में आप पेश कर सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं इस वीडियो के सजेशंस के लायक यदि कुछ भी ऐसा परामर्श सजेशन आप देना चाहते हैं और वीडियो में कुछ भी सुधार करने की यदि गुंजाइश ज़रा से भी बचती है और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि ये वीडियो होना चाहिए, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू।